हेलो फ्रेंड्स, मेडिस्डेंट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बीपी 701 टी के इस वीडियो में हम लोग फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग फ्लेम फोटोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और जो हमारा फ्लेम फोटोमेट्री है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग फ्लेम को यूज़ करते हैं। जो भी हमारा हीटिंग का सोर्स है या जो हमारा रेडिएशन का सोर्स है उसके लिए हम लोग यहाँ पे फ्लेम को यूज़ करते हैं। और जो भी हमारा वहाँ पे कंपाउंड है वो जब फ्लेम के कांटेक्ट में आता है तो वो अलग अलग जो हमारी वो कलर की रेडिएशन है उसको वहाँ पे इमिट करता है, जिसके कारण कि इसको हम लोग फोटोमेट्री भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा फ्लेम फोटोमेट्री होता है ये बेस्ड होता है कि अगर कोई हमारा एक तरह से मेटल है उसको हम अगर किसी फ्लेम के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा होता है मेटल, अगर वो फ्लेम के कांटेक्ट में आता है तो उसके वो अपने अंदर से लाइट को इमिट करता है और उस लाइट को जो वो इमिट कर रहा है उसकी इंटेंसिटी को सिंपली हम लोग फ्लेम फोटोमेट्री में वहाँ पे मेजर करते हैं। तो इस बेसिक फैक्ट है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने फ्लेम फोटोमेट्री में। जो भी हमारे अलग अलग प्रकार के मेटल्स वगैरह होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस को वहाँ पे करने के लिए। तो जो भी हमारा है मेटल है वो किस कलर की या किस वेवलेंथ की वहाँ पे रेडिएशन को वो जो है इमिट कर रहा है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम उसको वहाँ पे करते हैं, वो मेज़र करते हैं, तो हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी हमारा सैंपल है उसमें कौन सा एलिमेंट है, जिसके कारण कि हम लोग उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। और जो वहाँ पे हो रहा है, जो हमारी रेडिएशन इमिट हो रही है उसकी जो कलर की इंटेंसिटी है, अगर हम उसको वहाँ पे मेजर करते हैं तो हम आसानी से जो भी हमारा एलिमेंट है वो किस क्वांटिटी में है, किस अमाउंट में है, उसको हम वहाँ पे आसानी से एक तरह से मेजर कर सकते हैं। जिसके लिए हम लोग इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी इसको यूज़ करते हैं। तो आसान तरीके से हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि जो हमारा फ्लेम फोटोमेट्री है उसको हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमारा कलर वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसका अगर हम लोग जो है वेवलेंथ उसको मेज़र कर लेते हैं तो हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है। और अगर हम जो भी हमारा कलर प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्या इंटेंसिटी है, उसकी क्या पावर है, अगर हम उसको डिटरमाइन करते हैं तो हम जो भी हमारा एलिमेंट है वो किस मात्रा में वहाँ पे है उसको हम वहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं और वहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। तो जो हमारा ओल्ड टाइम है उसमें हम लोग जो हमारा होता था हम कह सकते हैं विजिबल वो कलर की जो हमारी फ्लेम्स होती थी उनको हम लोग अधिकतर अपने फ्लेम फोटोमेट्री में ओल्ड टाइम में यूज़ करते थे। बट अगर हम आजकल की बात करते हैं तो आजकल हम लोग जो हमारा होता है यूवी विजिबल रेंज होता है उसको हम लोग एक तरह से पूरा का पूरा जो हमारा रेंज है उसको हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इस कंडीशन में इसको हम लोग जो हमारा होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उसमें आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम फोटोमेट्री के साथ में इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा रेडिएशन का सोर्स है वो हमारा फ्लेम होता है। उसके बाद में जो भी हमारा कंपाउंड है, जो भी हमारे एलिमेंट हैं, जब वो फ्लेम के कांटेक्ट में आते हैं तो वो वहाँ पे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, जिसके कारण कि जो भी हमारा वहाँ पे एटम्स वगैरह हैं उनका एक्साइटेशन हमें देखने को प्राप्त होता है। और जब वो एक्साइटेड स्टेट से फिर से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो उस कंडीशन में वो रेडिएशन को वहाँ पे इमिट करते हैं, हमें एक प्रकार का इमिशन भी वहाँ पे देखने को मिलता है। और इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम इसको यहाँ पे कहते हैं। तो जो हमारा होता है वो सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, कैल्शियम है, जो हमारा मैग्नीशियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है, इन ऐसे एलिमेंट के डिटर्मिनेशन में हम लोग अपनी फ्लेम फोटोमेट्री को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव भी होता है और हाईली रिलायबल भी होता है इन एलिमेंट्स को डिटरमाइन वो करने के लिए। और इसको हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारा होता है वो मेडिसिन साइंस है, एग्रीकल्चर साइंस है या प्लांट साइंस है, उसमें हम लोग इन एलिमेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए फ्लेम फोटोमेट्री को यूज़ करते हैं। और जो हमारा होता है कॉपर है, आयरन है और जो हमारा है मैग्नीज, इनको भी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग फ्लेम फोटोमेट्री को
यूज़ करते हैं। और हमारे कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि होते हैं नॉन मेटल्स, उनकी भी एनालिसिस में हम लोग फ्लेम फोटोमेट्री को यूज़ करते हैं। बट वहाँ पे जो हमारा IR रीजन होता है, इंफ्रारेड रीजन होता है, उसके स्पेक्ट्रम को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर जो हमारा सैंपल है उसके अंदर हमारे नॉन मेटल्स हैं और उनकी एनालिसिस अगर हमें करना है तो हम लोग IR रीजन के स्पेक्ट्रम को यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब हम लोग फ्लेम फोटोमेट्री के प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं, सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी हमारा होता है मेटेलिक साल्ट होता है, उसका हम लोग एक लिक्विड सैंपल वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं और उसको जो हमारी फ्लेम है उसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम उसको उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ इवेंट्स देखने को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो भी हमारा एक तरह से लिक्विड सैंपल है उसको हम लोग इस तरह से वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में वहाँ पे क्रिएट हो जाए। उसके बाद में जब वो वहाँ पे लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में आ जाता है तो जो भी हमने वहाँ पे सॉल्वेंट यूज़ किया है उसका वहाँ पे हमें इवापोरेशन देखने को प्राप्त होता है और जो भी हमारा वहाँ पे था सॉलिड सॉल्ट उसके पार्टिकल्स वहाँ पे हमें देखने को प्राप्त होते हैं। मीन्स जो भी हमारा एक तरह से लिक्विड सैंपल था उसमें जो भी हमने सॉल्वेंट उसको प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया था, जब वो फ्लेम के कांटेक्ट में आता है तो वो वहाँ पे इवापोरेट होता है, जिसके कारण कि जो हमारा है सॉलिड सॉल्ट वो वहाँ पे जो हमारे पार्टिकल के फॉर्म में वहाँ पे हमें देखने को प्राप्त होता है। तो उसके बाद में जब वो जो हमारे हैं एक तरह से सॉलिड साल्ट के पार्टिकल्स हैं, जब वो हमारे फ्लेम के कांटेक्ट में आते हैं तो उस कंडीशन में उनका हमें वो डिकम्पोजिशन देखने को प्राप्त होता है और उस कंडीशन में वो हमारे न्यूट्रल एटम के रूप में वहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। मीन्स उसके एटम्स जो है वो न्यूट्रलाइज्ड फॉर्म में वहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद में जब वो वहाँ पे न्यूट्रलाइज फॉर्म में रहते हैं तो उस कंडीशन में जो भी हमारा फ्लेम है वो उसको जो हमारे एटम्स हैं उनको वहाँ पे एक्साइटेड कंडीशन में लेके आता है। और जब वो एक्साइटेड एक तरह से कंडीशन में आते हैं उसके बाद में जब वो फिर से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो वहाँ पे रेडिएशन को वहाँ पे इमिट करते हैं, जिसकी की वेवलेंथ या इंटेंसिटी को हम लोग वहाँ पे करते हैं, मेजर करते हैं हमारी फ्लेम फोटोमेट्री में। तो आसान तरीके से कहें कि जो भी हमारा है मेटल का सैंपल उसको हम लोग एक जो हमारा लिक्विड सैंपल है उसके फॉर्म में लेके आते हैं, जिसके लिए हम लोग सॉल्वेंट वगैरह यूज़ करते हैं और इसको हम लोग फ्लेम के अंदर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जब ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में वहाँ पे आता है, फ्लेम के कांटेक्ट में आता है, तो जो सॉल्वेंट है उसका वहाँ पे हमें इवेपोरेशन देखने को प्राप्त होता है। सॉल्वेंट वहाँ पे इवेपोरेट हो जाता है, बट जो हमारा एक तरह से वो सॉलिड साल्ट था उसके पार्टिकल्स वहाँ पे हमें देखने को प्राप्त होते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद में उनका हमें डिकम्पोजिशन देखने को प्राप्त होता है, जिसके कारण कि वहाँ पे हमें न्यूट्रल एटम्स देखने को मिलते हैं। और वो न्यूट्रल एटम्स जब फ्लेम के कांटेक्ट में आते हैं तो एटम्स हमारे एक्साइटेड हो जाते हैं। जब उनके ऊपर थर्मल रेडिएशन आती है तो वो वहाँ पे एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके बाद में एक्साइटेड जो उसकी कंडीशन है उससे जब वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वहाँ पे वो रेडिएशन को इमिट करते हैं। और जो वो रेडिएशन को वहाँ पे इमिट कर रहे हैं उसकी क्या वेवलेंथ है या क्या इंटेंसिटी है, उसको हम लोग सिंपली वहाँ पे करते हैं मेजर अपने फ्लेम फोटोमेट्री में। तो आई थिंक सो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आसान तरीके से एक बार इसको देख लेते हैं कि जो भी हमारा लिक्विड सैंपल था उसमें सबसे पहले क्या होता है, सॉल्वेंट का हमारा इवापोरेशन होता है, जिसके कारण कि जो हमारा था सॉलिड साल्ट थे उसके पार्टिकल वहाँ पे छूट जाते हैं और जो हमारा सॉल्वेंट है वो वहाँ पे कंप्लीटली इवापोरेट हो जाता है। अब जब जो हमारा है एक तरह से सॉलिड साल्ट है वो जब हमारे फ्लेम के कांटेक्ट में आता है तो जो हमारा साल्ट है उसका भी हमें वहाँ पे वेपोराइजेशन देखने को प्राप्त होता है या वो सिंपली गैसियस स्टेट में वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। तो जब वो वहाँ पे गैसियस स्टेट में वहाँ पे कन्वर्ट होता है, उसका हो सकता है कि एक छोटा सा पार्ट ही वहाँ पे कन्वर्ट हो या जो हमारा पूरा का पूरा जो हमारा था सॉलिड सॉल्ट वो वहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स के रूप में वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में वो आपस में होते हैं डिसोसिएट होते हैं, जिसके कारण कि वहाँ पे हमें फ्री न्यूट्रल एटम्स या फ्री रेडिकल
रेडिकल्स देखने को प्राप्त होते हैं। और ये जो हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं, इनका जब ये फ्लेम के कांटेक्ट में रहते हैं तो एक्साइटेशन इनमें हमें देखने को प्राप्त होता है। जो भी हमारा थर्मल जो हमारी एनर्जी है उसके कारण इनके अंदर हमें एक्साइटेशन देखने को प्राप्त होता है। और ये जो हमारी एक्साइटेड स्टेट होती है वो अनस्टेबल होती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि जो भी हमारे एक्साइटेड वहाँ पे एटम्स थे वो फिर से ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करते हैं, और जब वो क्विकली ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करते हैं तो वो फोटॉन्स को वहाँ पे इमिट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो लोअर एनर्जी स्टेट में जब आते हैं तो वो वहाँ से अपने अंदर से रेडिएशन या फोटॉन्स को वहाँ पे इमिट करते हैं। और जो वो रेडिएशन या फोटॉन्स को वहाँ पे इमिट करते हैं उसी को सिंपली हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं, और इसी को यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है हमारे फ्लेम फोटोमेट्री में। तो अगर हम इस प्लेस पे ये मानते हैं कि अगर कोई हमारा एटम है और वो हमारे फ्लेम के कांटेक्ट में आता है, कोई हमारा एलिमेंट है उसका कोई एटम अगर हमारे फ्लेम के कांटेक्ट में आता है, तो अगर हम ये मानते हैं कि जो हमारा E1 है वो हमारे हायर एनर्जी जो हमारा लेवल है उस पे हमारे एटम की एनर्जी है, और जो हमारा E2 है वो हमारे लोअर एनर्जी लेवल पे हमारे जो एटम है उनकी जो एनर्जी है दैट इज E2। तो अगर हम इस प्लेस पे देखें तो इस कंडीशन में ये हमारा एटम है, जब ये हमारे फ्लेम के कांटेक्ट में आता है, जो हमारा थर्मल रेडिएशन है उसके कांटेक्ट में जब ये आता है तो ये अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर यहाँ पे हम कह सकते हैं मूव करता है। उसके बाद में जो हमारा होता है हायर एनर्जी लेवल होता है या एक्साइटेड कंडीशन होती है, ये अनस्टेबल होती है। तो उसके बाद में ये जो है अगेन ये हमारा जो E2 है उससे रिटर्न होके E1 में आता है, और ये जब E1 में रिटर्न होता है तो ये यहाँ पे रेडिएशन को अपने अंदर से इमिट करता है। तो इस कंडीशन में जो भी रेडिएशन हमारी यहाँ पे इमिट हो रही हैं अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो वो हमारा होता है दैट इज द E2 माइनस E1 इक्वल टू H न्यू। तो इस प्लेस पे जो हमारा H है दैट इज कॉल्ड द प्लैंक्स कांस्टेंट, और जो हमारा न्यू है दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड लाइट। और इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया है कि जो हमारा न्यू होता है, जो हमारी लाइट इमिट हो रही है उसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है दैट इज द इक्वल टू न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। इस प्लेस पे जो हमारा C है ये हमारे लाइट की वेलोसिटी होती है, और जो हमारा लैम्डा है दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में कोरिलेट करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी दैट इज द E2 माइनस E1 इक्वल टू H C अपॉन लैम्डा। वो क्योंकि जो हमारा यहाँ पे एक दस वो न्यू था इसको हम लोगों ने C अपॉन लैम्डा से रिप्लेस कर दिया, तो हमारी इक्वेशन हो गई E2 माइनस E1 इक्वल टू H C अपॉन लैम्डा। तो अगर हम लोग जो हमारा लैम्डा है उसको एक साइड लेके जाते हैं और E2 माइनस E1 को इधर लेके आते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी दैट इज द लैम्डा इक्वल टू H C अपॉन E2 माइनस E1। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग जो हमारा लैम्डा है उसको आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी हमारी इमिटेड रेडिएशन है उसके लिए जो हमारा लैम्डा है उसको हम लोग इस इक्वेशन को यूज़ करके आसानी से लैम्डा को कैलकुलेट कर लेते हैं। और जो हमारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो हमारे एटम्स होते हैं वो उनके लिए जो हमारा है लैम्डा वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, और जो भी हमारा वहाँ पे एलिमेंट है वो किस वेवलेंथ की रेडिएशन को अपने अंदर से इमिट कर रहा है उसको हम लोग वहाँ पे आइडेंटिफाई करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस सैंपल के अंदर हमारा पर्टिकुलर कौन सा एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो भी हमारे वहाँ पे अलग अलग एटम्स हैं उनका कितना फ्रैक्शन कितना अमाउंट वहाँ पे एक्साइटेड हो रहा है, हम कह सकते हैं थर्मली एक्साइटेड हो रहा है, वो जो है गवर्न करता है जो हमारा बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसके द्वारा ये गवर्न होता है कि कितना फ्रैक्शन हमारे जो भी एटम्स हैं वो वहाँ पे एक्साइटेड कंडीशन में जाएंगे। तो अगर हम इसके फार्मूले के बारे में बात करते हैं जो हमारा है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इसके फार्मूले के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा होता है n स्टार अपॉन n 0 इज इक्वल टू a e की पावर माइनस डेल्टा ई अपॉन के टी। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं n स्टार के बारे में तो ये है हमारा नंबर ऑफ एक्साइटेड एटम्स। अगर हम n 0 के बारे में बात करते हैं तो ये है हमारा नंबर ऑफ द एटम रिमेन्स इन द ग्राउंड स्टेट, मीन्स वो हमारे एटम जो कि एक्साइटेड वहाँ पे नहीं होते हैं वो हमारा है n0। अगर हम a के बारे में बात करते हैं तो ये एक प्रकार का हमारा कांस्टेंट होता है, और ये हमारे जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं उसके लिए
कांस्टेंट होता है, और जो हमारा डेल्टा ई है दैट इज द जो भी हमारे दो अलग अलग एनर्जी के लेवल हैं उनके बीच का जो हमारा डिफरेंस है E2 माइनस E1 दैट इज कॉल्ड द डेल्टा ई। और जो हमारा यहाँ पे है K दैट इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और जो हमारा टेम्परेचर है ये हम जो वहाँ पे फ्लेम यूज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर हमारा T कहलाता है। और इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज करके हम लोग इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो भी हमारे फ्री एटम्स हैं उनका कितना फ्रैक्शन वहाँ पे थर्मली एक्साइटेड हो रहा है। तो अगर इस प्लेस पे हम लोग जो हमारी अलग अलग टाइप की फ्लेम्स होती हैं उनके अगर टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा फ्यूल है, ये हमारा ऑक्सीडेंट है, और ये हमारे फ्लेम का टेम्परेचर है। तो जो हमारा फ्यूल होता है, आप लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा कि अगर आप कोई दिया एक तरह से जलाते हैं और उस कंडीशन में उसके ऊपर कुछ अगर आप ग्लास वगैरह रख दें तो दिया वहाँ पे बुझ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो वहाँ पे कंप्लीटली अगर रिमूव हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेंट जो हमारा O2 है उसकी क्वांटिटी खत्म हो जाती है, जिसके कारण कि जो हमारा फ्लेम है वहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अगर कोई हमें फ्लेम प्रोड्यूस करना है तो वहाँ पे हमें एक ऑक्सीडेंट को भी यूज करना होता है, और जो हमारे ऑक्सीडेंट हैं वो हमारे फ्लेम के टेम्परेचर को काफ़ी हद तक गवर्न करते हैं। तो अगर हम H2 के बारे में बात करते हैं, जो हमारा फ्यूल है H2 उसके बारे में, और वहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेंट O2 को यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, तो जो हमारी फ्लेम वहाँ पे प्रोड्यूस होगी उसका हमारा टेम्परेचर 2800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा, 2800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। अगर हम H2 फ्यूल को यूज़ करते हैं और उसको जो हमारी एयर है उसके कांटेक्ट में लेके आते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारे फ्लेम का टेम्परेचर होगा दैट इज़ द 2100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वहाँ पे होगा। अगर हम लेते हैं एस्टाइलिन को लेते हैं और उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हम लोग उसको बर्न करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारी फ्लेम प्रोड्यूस होगी उसका टेम्परेचर हमारा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। अगर जो हमारा है एस्टाइलिन उसको हम लोग एयर के कांटेक्ट में बर्न करते हैं तो उसका टेम्परेचर हमारा 2200 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर हम लोग एस्टाइलिन को ही लेते हैं और वहाँ पे N2O को ऑक्सीडेंट की तरह यूज़ करते हैं तो जो हमारी फ्लेम वहाँ पे प्रोड्यूस होगी उसका जो हमारा टेम्परेचर है वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर हम प्रोपेन को लेते हैं और उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हम लोग बर्न करते हैं तो वहाँ पे जो हमारी फ्लेम प्रोड्यूस होगी वो 2800 डिग्री सेंटीग्रेड की होगी। और अगर हम प्रोपेन को ही लेते हैं और उसको एयर के कांटेक्ट में अगर हम लोग बर्न करते हैं तो वहाँ पे जो हमारी फ्लेम प्रोड्यूस होगी उसका जो हमारा टेम्परेचर है वो 1900 के आसपास होगा। तो इस कंडीशन में जो भी हम फ्लेम यूज़ करते हैं, हम वहाँ पे किस टाइप की फ्लेम यूज़ करेंगे वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसमें हमारा सबसे पहला है कि हम वहाँ पे कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं और उस प्लेस पे हम लोग कौन सा ऑक्सीडेंट वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो इसको गवर्न करता है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा है कि हम लोग वहाँ पे जो भी हमारा सैंपल है उसको प्रिपेयर करने के लिए कौन सा सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हमारा फ्लेम हमें कौन सी चूज़ करनी है वो डिपेंड करती है। और हम किस टाइप का बर्नर वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो भी वहाँ पे हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारा जो फ्लेम है वो वहाँ पे किस टाइप का होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारे अलग अलग होते हैं एलिमेंट्स होते हैं उनको जब हम लोग अपने फ्लेम के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो वो कौन कौन से कलर वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम जो हमारा है सोडियम उसके बारे में बात करते हैं तो ये हम अगर कहते हैं कि किस वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिट करता है तो ये 589 नैनोमीटर की रेडिएशन को इमिट करता है और इसकी जो हमारे फ्लेम का कलर है वो येलो होता है। अगर हम पोटेशियम के बारे में बात करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली वो 766 नैनोमीटर का यहाँ पे वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिट करता है। ये यहाँ पे mm हो गया है, ये हमारा नैनोमीटर है, तो इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। और अगर हम फ्लेम के कलर के बारे में बात करें तो वायलेट कलर की फ्लेम को पोटेशियम प्रोड्यूस करता है। अगर हम बेरियम के बारे में बात करते हैं तो ये 554 नैनोमीटर की वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिट करता है और इसका जो हमारा कलर है दैट इज द लाइम ग्रीन कलर की फ्लेम को ये यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। अगर हम कैल्शियम के बारे में बात करते हैं तो ये 622 नैनोमीटर की रेडिएशन को वहाँ पे इमिट करता है और इसका जो हमारा कलर है दैट इज द ऑरेंज कलर की
फ्लेम को ये यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। अगर हम लिथियम के बारे में बात करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 670 नैनोमीटर की जो हमारी रेडिएशन है उसको अपने अंदर से इमिट करता है, और इसका जो हमारे फ्लेम का कलर होता है वो रेड हमें देखने को प्राप्त होता है। तो जो हमारे हर एलिमेंट हैं, हर हमारे एक तरह से मेटल्स हैं, उनको जब हम लोग फ्लेम के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो वो एक स्पेसिफिक वेव लेंथ की रेडिएशन को वहाँ पे इमिट करते हैं और उसका हमें कलर अलग अलग देखने को प्राप्त होता है। और ये हमारे हर एलिमेंट के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो वो किस रेडिएशन की या किस कलर की जो हमारी रेडिएशन है उसको इमिट कर रहा है, अगर हम उसको वहाँ पे चेक करते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट हमारे सैंपल में है, और जो वहाँ पे वो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है वो उसकी इंटेंसिटी क्या है। अगर हम उसको वहाँ पे डिटरमाइन करते हैं तो हम ये चीज़ बता सकते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट है वो किस क्वांटिटी में हमारे सैंपल के अंदर है। तो आई थिंक सो जो भी हमारा फ्लेम फोटोमेट्री है उसका इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।